Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 28 for Modern India 1857 to 1964 and here we will discuss growth of trade union and peasant movement 1920s to 1930s. The topics to be covered are condition of workers, rise of trade unionism, growth of trade unions, split in the AITUC, new phase, hardships of the peasantry, peasant movements during 1920s, peasant movement during 1930s, formation of All India Kisan Sabha, and the Congress and the peasantry. Now first is the condition of the workers. The living and working condition of the workers were very miserable. They worked for 15, 16, even 18 hours a day. There were no leave rules, no security of jobs. The condition of the coal mine workers was even more miserable. In the coal mines in Jharia and Giridih, the working hours were from 6 am to 6 pm. So जो working conditions जो थी workers की वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी. They worked for 15, 16 और 18 आवर्स अ डे. जो वर्कर्स थे वो 15, 16 और या फिर 18 घंटे तक काम करते थे. उनके लिए कोई लीव रूल्स नहीं थे और ना ही जॉब सिक्योरिटी थी. जो कोल माइंस में वर्कर्स काम करते थे उनकी कंडीशन तो और भी ज़्यादा ख़राब थी. झारिया और गिरडीह में वो सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक काम करते थे. नेक्स्ट इज द राइज ऑफ ट्रेड यूनियंस. Trade unions, which are very on today, are associations of the workers formed with the purpose of improving the conditions under which they work in mills and factories. जो ट्रेड यूनियंस हैं वो आज भी काम करती हैं और ये एक तरह से एसोसिएशंस होती हैं वर्कर्स की जो उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए फॉर्म की जाती हैं जो वर्कर्स मिल्स या फैक्ट्रीज में काम करते हैं. In 1919 to 1920, there was a wave of strikes in many industrial centers such as Kanpur, Calcutta, Bombay, Madras, Jamshedpur and Ahmedabad. Thousands of workers took part in these strikes. It was against in this background that the All India Trade Union Congress was formed in Bombay in 1920. So 1919 से 1920 में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स हो रही थी इंडस्ट्रियल सेंटर्स में जैसे कि कानपुर, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास. हजारों वर्कर्स ने इसमें पार्ट लिया था स्ट्राइक्स में जो भी हड़ताल हो रही थी और इसी की वजह से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म हुई थी बॉम्बे में 1920 में. नेक्स्ट इज द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस. इन स्पाइट ऑफ द हर्डल्स द ट्रेड यूनियन मूवमेंट वाज गेनिंग पॉपुलैरिटी अमंग द वर्कर्स. बहुत सारी मुसीबतें और अड़चन आने के बाद भी ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही थी वर्कर्स के बीच में. इसका मेन रीज़न था कि वर्कर्स की बहुत ज़्यादा परेशानियां थी जैसे कि उनके लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बैड हाउसिंग, बहुत कम वेजेस पे वो काम कर रहे थे और जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं थी. सो इस वजह से ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स की ग्रोथ बढ़ती जा रही थी. They turned to the outsiders for help. The outsiders were nationalist, communist and socialist. So वर्किंग कंडीशंस इतनी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से वर्कर्स ने बाहर से भी हेल्प मांगनी शुरू करी और ये बाहर के लोग जो थे ये थे नेशनलिस्ट, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट. These outsiders organized meetings of the workers, wrote petitions addressed to the employers and formulated a charter of demand. जितने भी आउटसाइडर्स थे उन्होंने वर्कर्स के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, पेटिशंस लिखे जो कि उनके एम्प्लॉयर्स यानी कि उनकी कंपनी के मालिकों के नाम थे. Next is the split in the AITUC. There were two splits within the All India Trade Union Congress during this period. The first split took place in 1929. Jawaharlal Nehru was then the president of AITUC. The main issue was whether the AITUC would boycott the Royal Commission on Labour appointed by the British government or not. So जो first split हुआ था वो हुआ था 1929 में. जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे AITUC के प्रेसिडेंट थे और यहाँ पे मेन इशू था कि क्या AITUC रॉयल कमीशन ऑन लेबर को बॉयकॉट करेगा या नहीं करेगा जो गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी.
और दूसरा स्प्लिट हुआ था 1931 में. द कम्युनिस्ट लेफ्ट द AITUC एंड फॉर्म द रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस. द स्प्लिट्स टुक प्लेस व्हेन थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स वर बीइंग डिसमिस्ड बाय द एम्प्लॉयर्स. दूसरा स्प्लिट हुआ 1931 में. यहाँ पे कम्युनिस्ट ने AITUC छोड़ दिया और उन्होंने अलग से एक रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म कर ली. ये स्प्लिट्स तब हुए थे जब एम्प्लॉयर्स हजारों वर्कर्स को अपनी कंपनी से निकाल रहे थे, डिसमिस कर रहे थे. एंड द स्प्लिट्स वीकेंड द ट्रेड यूनियन मूवमेंट. इन स्प्लिट्स की वजह से जो पूरी ट्रेड यूनियन मूवमेंट थी उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, वो धीरे धीरे करके वीक होती जा रही थी. देन द न्यू फेज. A new phase of trade union movement started from 1935 onwards. The unity in the AITUC was restored. जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट का नया फेज था वो स्टार्ट हुआ था 1935 से. AITUC की यूनिटी जो है वहां पे रिस्टोर हुई. द इंडियन इकोनॉमी began to improve from 1936 onwards. 1936 से इंडियन इकोनॉमी में कुछ इंप्रूवमेंट्स आने लग गई थी और 1937 में जाके जो कांग्रेस थी उन्होंने कुछ मिनिस्ट्रीज फॉर्म करी प्रोविंसेस में. द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज अराउज्ड इंस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशन अमंग द वर्कर्स. इन मिनिस्ट्रीज की वजह से वर्कर्स के अंदर बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन अराउज हुई और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी अब कांग्रेस से बढ़ गई थी. The number of trade unions doubled between 1936 and 1939 and the number of members also increased considerably. 1936 से 1939 के बीच में ट्रेड यूनियन के जो नंबर था वो डबल हो गया और उनके मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. Then the hardships of the peasantry. पीजेंट्री की जो मेन ग्रीवेंसेस थी, उनकी जो मेन परेशानियां थी वो कुछ ऐसे थी. इन मेनी रीजन्स द पीजेंट्री हैड नो ऑक्यूपेंसी राइट्स ऑन द लैंड्स टिल्ड बाय देम. पीजेंट्स पे उनकी खुद की लैंड पे उनका कोई हक नहीं था. काफी सारी ऐसी रीजन्स थी जहां पे पीजेंट्स अपनी लैंड पे काम नहीं कर सकते थे या फिर उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते थे. बिसाइड्स द रेगुलर टैक्सेस पेड टू द लैंडलॉर्ड्स, the landlords compelled the tenants to pay nazranas, abwabs and other gifts on various pretext. रेगुलर टैक्सेस तो लैंड पे करते ही थे पीजेंट्स, उसके अलावा लैंडलॉर्ड्स ने उन्हें कंपेल किया कि वो कुछ नजराना या फिर अबवाब्स भी पे करें उन्हें. द हेवी बर्डन ऑफ लैंड रेवेन्यू और रेंट मेड द पीजेंट हेवीली इंडेप्टेड टू विलेज मर्चेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स चार्ज्ड हेवी इंटरेस्ट रेट्स. इस बर्डन की वजह से जो वो लैंड रेवेन्यू या टैक्स पे कर रहे थे उसकी वजह से पीजेंट्री पे बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया था, जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड उनसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी चार्ज कर रहे थे. द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एडेड टू द मिजरीज ऑफ द पीजेंट्री. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पीजेंट्स की कंडीशन और ज्यादा बेकार हो गई थी. इस पीरियड में उनका क्योंकि फूड ग्रेन्स का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया था जिसकी वजह से पीजेंट्स के पास कुछ खाने को नहीं था और वो कुछ फूड ग्रेन्स भी अफोर्ड करने के लायक नहीं बचे थे. नेक्स्ट इज द पीजेंट मूवमेंट ड्यूरिंग 1920s. द ऑपरेसिव तालुकदारी एंड जमींदारी सिस्टम मेड द पीजेंट लाइफ अनबेरेबल. फिर तालुकदारी और जमींदारी सिस्टम की वजह से पीजेंट्स की लाइफ और ज्यादा खराब हो गई थी. The nationalists showed a great deal of interest in the problems faced by the peasants. नेशनलिस्ट ने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझा और पीजेंट्स की हालत पे ज्यादा ध्यान दिया. But it was Baba Ramchandra who took the initiative to organize the peasants of Oudh against the landlords. लेकिन बाबा रामचंद्र थे जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और अवध के पीजेंट्स को लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट खड़ा किया. बाबा रामचंद्र वॉज अ महाराष्ट्रियन ब्राह्मण बाय बर्थ. बाबा रामचंद्र एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे. Then during the 1930s also the peasants rose in revolt in different provinces. 1930 के आसपास भी पीजेंट्स अलग अलग रिवोल्ट्स में खड़े हुए. ज्यादातर जो स्ट्रगल थी पीजेंट्स की वो यूपी की तरफ से थी. हियर द कांग्रेस गेव अ कॉल फॉर नो टैक्स मूवमेंट एंड आस्क्ड जमींदार्स टू स्टॉप पेइंग रेवेन्यू. यहाँ पे कांग्रेस ने जमींदारों को रेवेन्यू पे करने से मना किया और नो टैक्स मूवमेंट स्टार्ट करी. बट सम लीडर्स वांटेड टू स्टार्ट अ नो रेंट मूवमेंट. कुछ लीडर्स चाहते थे कि नो रेंट मूवमेंट भी स्टार्ट हो और ये मूवमेंट थी टेनेंट्स की जो कि बहुत ज्यादा रेंट पे करते थे
लैंडलॉर्ड्स को. नेक्स्ट वाज द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा. By 1937, branches of All India Kisan Sabha were formed in different provinces. N.G. Ranga, Swami Sahajanand, Narendra Dev, Indulal Yagnik and Bankim Mukherjee were some of the prominent leaders of the All India Kisan Sabha. 1937 में ऑल इंडिया किसान सभा की बहुत सारी ब्रांचेस फॉर्म हो गई थी अलग अलग प्रोविंसेस में, और इनके जो मेन लीडर्स थे वो थे एन.जी. रंगा, स्वामी सहजानंद, नरेंद्र देव, इंदुलाल याग्निक और बंकिम मुखर्जी. और किसान सभा के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे पीजेंट्स की रक्षा करना इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से और लैंडलॉर्डिज्म को अबॉलिश करना. द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ किसान सभा वर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीजेंट्स फ्रॉम economic exploitation, the abolition of landlordism such as the zamindari and the talukdari system, reduction of revenue and rent, moratorium on debts, licensing of moneylenders, minimum wages for agricultural laborers, fair price for commercial crops and irrigation facilities etc. So इसके main जो objectives थे वो थे पीजेंट्स को इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, लैंडलॉर्डिज्म को हटाना, रेवेन्यू और रेंट को कम करना, डेट्स को घटाना और उस पर इंटरेस्ट रेट को कम करना, मनी लेंडर्स की लाइसेंसिंग, फिर उनकी वेजेस जो थी लेबरर की उसको बढ़ाना, देन कमर्शियल क्रॉप्स को फेयर प्राइस पे बेचना और खरीदना और उनकी इरिगेशन फैसिलिटीज को भी बढ़ाना. नेक्स्ट इज द कांग्रेस एंड द पीजेंट्री. The Congress leadership was well aware of the strength of the peasantry and their importance in struggle against the British Raj. जो कांग्रेस लीडरशिप थी वो बहुत अच्छे से जानती थी पीजेंट्री की क्या स्ट्रेंथ है और उनकी स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल में क्या इंपॉर्टेंस है. दिस इज रिफ्लेक्टेड इन नेहरूज ऑब्जर्वेशन मेड इन 1937. But the right wing within the Congress, which represented the dominant social groups in the Indian society, were afraid of the growing class consciousness of the Indian peasantry and of the demand of the Kisan Sabha for the abolition of landlordism. कांग्रेस के अंदर जो राइट विंग था जो कि एक सोशल ग्रुप से डोमिनेट होता था, उनके अंदर ये डर था कि इंडियन पीजेंट्री कहीं एक तरह से ग्रो ना कर जाए, उसकी क्लास कॉन्शियसनेस जो बढ़ती जा रही थी उसकी वजह से उन्हें थोड़ा डर लग गया था और जो उनकी किसान सभा को लेके डिमांड थी वो भी उन्हें कुछ भा नहीं रही थी. नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू. First is, why did trade union movement become popular among the workers? How did the outsiders help the workers? And second, how was the peasant movement started in UP during the 1920s? That's all for this session. Thank you and have a nice day.